कि ज्योग्राफी का चैप्टर 1 दैट इज एनवायरमेंट। और अगर आपने अभी तक एजुकेटिंग यंग माइंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर एनवायरमेंट। बट बिफोर दैट सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एनवायरमेंट है क्या, राइट? तो एनवायरमेंट इज एवरीथिंग विच सराउंड्स यू एंड अफेक्ट्स योर लाइफ। वो सारी चीजें जो आपकी सराउंडिंग में हैं, जो आप अपने आसपास देखते हैं और जो आपकी लाइफ को इफेक्ट कर रही हैं, वो सारी ही एनवायरमेंट का पार्ट है। लाइक रियली? जी हाँ, ये सारी चीजें एनवायरमेंट के ही कंपोनेंट्स हैं। अब आप कहेंगे कि मेरी सराउंडिंग में तो मेरी फैमिली है, माय मॉम, डैड, ब्रदर, सिस्टर, क्या ये सब भी एनवायरमेंट का पार्ट है? जी हाँ, ये सब भी एनवायरमेंट का ही पार्ट हैं। और वो सारे लोग जो आपके आसपास रहते हैं, जिनसे आप हर रोज मिलते हैं, वो सब भी एनवायरमेंट का पार्ट है। इनफैक्ट आपकी टेबल, चेयर, सोफा, अलमीरा, टीवी, फ्रिज, बुक्स, ब्लैक बोर्ड, चॉक, एवरीथिंग, ये सब भी एनवायरमेंट का पार्ट है। कार्स, बाइक्स, बसेस, ट्रेन्स, जो सारी भी चीजें आप अपने आसपास देख रहे हैं, ये सब एनवायरमेंट का पार्ट हैं। बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, इंडस्ट्रीज, ये सारी चीजें एनवायरमेंट का पार्ट हैं। इनफैक्ट जो लैंड जिस पे हम रह रहे हैं, वो माउंटेन्स, प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, रिवर, ये सारी चीजें जहां तक भी आप सोच सकते हैं, सब हमारे एनवायरनमेंट का ही पार्ट हैं। इनफैक्ट ऐसे बहुत से सिस्टम्स भी हैं जो ह्यूमंस ने अपनी कन्वीनियंस के लिए क्रिएट किए हैं, और वो सब भी हमारे एनवायरनमेंट का ही पार्ट हैं और हमारी लाइफ को इफेक्ट भी करते हैं। जैसे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम। यस, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमने ही तो क्रिएट किया है कि हमें स्कूल जाना पड़ता है, पास होना पड़ता है, मार्क्स लाने पड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में जाना पड़ता है, फिर कॉलेज जाना पड़ता है, फिर और डिग्रीज लेनी पड़ती है। ये सब क्या है? ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो ह्यूमंस ने खुद क्रिएट किया है अपनी डेवलपमेंट के लिए, राइट? और ये हमारी लाइफ को इफेक्ट भी करता है। तो ये भी हमारे एनवायरनमेंट का ही पार्ट हुआ। यस, हमारा एजुकेशन सिस्टम, इनफैक्ट हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें हम अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं, गवर्नमेंट हमारे लिए लॉज बनाती है, हम उन्हें फॉलो करते हैं, सुप्रीम कोर्ट हमें जस्टिस देता है, हमारा जुडिशियल सिस्टम, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, ये सारे सिस्टम से हम घिरे हुए हैं। ये सारी चीजें भी हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है। इनफैक्ट हम रिलीजियस सिस्टम से भी घिरे हुए हैं। हम सब लोग अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, राइट? और ये सारी चीजें, ऑल ऑफ दीज, ये एनवायरनमेंट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ये जो सिस्टम्स हैं, ये सारी चीजें हमारी लाइफ को इफेक्ट करती हैं। तो ये सारे हुए हमारे एनवायरनमेंट के पार्ट। ऑलराइट, चलिए ये तो हमने समझ लिया और हमें पता भी लग गया कि एनवायरनमेंट क्या है। तो whatever we see in our surrounding is environment। वो चाहे स्कूल बिल्डिंग हो, ब्लैक बोर्ड हो, चेयर हो, टेबल, बुक्स, लैंड, माउंटेन, रिवर्स, ट्री, बर्ड्स, एनिमल्स, कुछ भी, ये सब जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के ही पार्ट हैं। यानी हम कह सकते हैं द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर that surround any living organism is called environment। ये सारी चीजें जो भी एक living organism को surround करती हैं वो environment है। इनफैक्ट ये जो वर्ड है environment, ये एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है environner, जिसका मतलब है नेबरहुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो हमने इतने सारे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में बात कर ली, इतने सारे पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में बात कर ली। तो चलिए ये देखते हैं कि क्या हम इन कंपोनेंट्स को थोड़ा क्लासिफाई कर सकते हैं, थोड़ा ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, सो दैट हमें समझने के लिए इजी हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है: नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में वो सारी चीजें आ गई जो नेचुरली प्रेजेंट है, जैसे लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, फंजाई, बैक्टीरिया, ये सारी चीजें जो नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है,
वो आ गई हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट कंपोनेंट में। ऑलराइट, अब देखते हैं हमारे ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या चीजें आई। तो हमारे ह्यूमन एनवायरनमेंट में आए हम खुद, हमारी फैमिली, हमारी कम्युनिटी, हमारा रिलीजन, हमारा एजुकेशन सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, ये सारी चीजें आ गई हमारे ह्यूमन एनवायरनमेंट में, जो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए डेवलप किए हैं। राइट, ऑलराइट। और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में क्या चीजें आई, जो ह्यूमन ने खुद बनाई हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स, यहां हम फिजिकल चीजों की बात कर रहे हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, रोड्स हो गई, ब्रिजेस, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, पार्क्स, ये सारी चीजें जो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाई हैं, ये फिजिकल चीजें। ऑलराइट, तो ये हो गई ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे हम एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो इस डायग्राम में भी हमें वही बताया गया है कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को हम डिवाइड कर सकते हैं नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड में। नेचुरल में आ गए हमारे लैंड, वाटर, एयर, लिविंग थिंग्स, और ह्यूमन मेड में आ गई हमारी बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, जो भी चीजें हमने अपने आसपास बनाई हैं। ऑलराइट, अपने रहने के लिए, इस लाइफ को इजीली जीने के लिए। राइट, चलिए ह्यूमन में आ गए, हमारे ह्यूमन एनवायरनमेंट में आ गए हम, हमारी फैमिली, हमारी कम्युनिटी, हमारा रिलीजन, हमारा एजुकेशनल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, और ये सारी चीजें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ी डिटेल में। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में हमने कहा वो सारी चीजें जो हमारे एनवायरनमेंट में नेचुरली प्रेजेंट है। राइट, पर इसको भी हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। देखते हैं कि वो क्या क्या है। पहला है बायोटिक और लिविंग कंपोनेंट, और दूसरा है एबायोटिक और नॉन लिविंग कंपोनेंट। यानी कि बायोटिक कंपोनेंट में आ गई वो चीजें जो लिविंग हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, फंजाई, बैक्टीरिया। राइट, और एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट में क्या आ गई, जैसे लैंड, वाटर, एयर, ये सारी चीजें नेचुरली प्रेजेंट हैं। राइट, पर इसकी भी क्लासिफिकेशन हो गई कि कुछ इनमें लिविंग्स हैं और कुछ इनमें नॉन लिविंग है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अब हमें बात करनी है 4 डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट की। डोमेन से मेरा मतलब है, आप मान लीजिए 4 जोन्स ऑफ एनवायरनमेंट या रीजन। देखते हैं ये क्या क्या है। ये है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। आप इनके बारे में ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, यहाँ आपको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है। तो लिथोस्फेयर क्या है, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, यानी लैंड का जोन, जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का, लैंड जिस पर हम रहते हैं, वो हो गया लिथोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर क्या हो गया, वाटर का जोन, वाटर का डोमेन। राइट, एटमॉस्फेयर में क्या आ गई, वो सारी गैसेस जो हमें सराउंड करती हैं, हमारी एयर। और राइट, और बायोस्फेयर में आ गया वो जोन जहां लैंड, वाटर और एयर मिलते हैं और लाइफ एग्जिस्ट करती है। चलिए अब हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे लिथोस्फेयर के बारे में। ऑलराइट, चलिए, तो लिथोस्फेयर क्या है, सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव। राइट, जो अर्थ की टॉप लेयर है जिस पे हम रहते हैं, वो हो गया लिथोस्फेयर। लैंड किससे मिलकर बना है, रॉक्स और मिनरल से, और उसके ऊपर सॉइल की एक थिन लेयर भी है। लिथोस्फेयर एक इर्रेगुलर सरफेस है। राइट, क्योंकि इसमें बहुत सारी लैंडफॉर्म्स है, कहीं आपको माउंटेन्स दिखते हैं, कहीं आपको प्लेटूज दिखते हैं, कहीं प्लेन्स दिखते हैं, कहीं वैलीज दिखती हैं, तो बहुत ही इर्रेगुलर है। और ये लिथोस्फेयर ही हमें प्रोवाइड कराता है हमारा लैंड जिस पे हम रहते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, हमारे फॉरेस्ट, हमारे ट्रीज, ग्रासलैंड्स, मिनरल्स एटसेट्रा। आप समझ गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। अगर लैंड नहीं होता तो हम रहते कहाँ। राइट, चलिए तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डोमेन ऑफ एनवायरनमेंट पे, जो है हाइड्रोस्फेयर। तो हाइड्रोस्फेयर में क्या हो गया,
वो सारा एरिया जो हमारे वाटर से कवर्ड है, और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज इंक्लूड होती हैं, जैसे रिवर्स, लेक, सी, ओशियन, ग्लेशियर, जो भी है, जहां भी पानी है वो सारा क्या हो गया, हाइड्रोस्फीयर जोन, राइट, वाटर का जोन। इनफैक्ट इसमें ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर कवर होती हैं, जैसे आइस की फॉर्म में भी है तो वो भी, वाटर की फॉर्म में है तो वो भी, इनफैक्ट वाटर वेपर की फॉर्म में भी जो वाटर है तो वो भी हमारा हाइड्रोस्फीयर में ही काउंट होता है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर क्या हो गया, थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। यस, वो लेयर ऑफ एयर जो हमारे अर्थ को सराउंड कर रही है। ऑलराइट, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। हमारे अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखती है, ठीक है। और इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, हमें पता है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनफैक्ट वाटर वेपर और डस्ट भी है। तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेज से और स्कॉचिंग हीट ऑफ सन से भी। कैसे, हम सबको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है, राइट, और ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल यूवी रेडिएशन से जो सन से आती हैं। इसमें बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड जो अर्थ से रेडिएट होने वाली हीट को एब्जॉर्ब करती है और हमारे प्लैनेट को वार्म रखती है। ऑलराइट, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि एनवायरनमेंट के ये डोमेन्स, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट जोन की, जो है बायोस्फेयर। उससे पहले आप इमेजिन करिए बहुत एल्टीट्यूड में, जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है और ऑक्सीजन की भी कमी होती है और पानी भी नहीं होता, क्या वहां लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? नहीं ना। दैट मीन्स कि लाइफ वहां एग्जिस्ट करती है जहां लैंड, वाटर और एयर तीनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। यस, तो ऐसे जोन को हम कहते हैं बायोस्फेयर, जहां लैंड, वाटर और एयर प्रेजेंट होते हैं, और यही वो पार्ट होता है जहां लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। अर्थ में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वहां ये तीनों चीजें प्रेजेंट नहीं है, एक है तो दूसरी नहीं है। ऑलराइट, तो आप समझ गए बायोस्फीयर क्या हुआ, नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें बात करनी है इकोसिस्टम के बारे में। चलिए समझते हैं इकोसिस्टम क्या है। ऑलराइट, तो इकोसिस्टम समझने से पहले हम देखते हैं कि इकोसिस्टम के लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स क्या हैं। तो इकोसिस्टम के लिविंग कंपोनेंट्स हो गए जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया एटसेट्रा, ठीक है, लिविंग कंपोनेंट्स है। नॉन लिविंग हो गए एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, क्लाइमेट, ये सारी चीजें, ठीक है। अब अगर आप देखें तो किसी भी जगह जहां प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, राइट। एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं, बर्ड्स भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, कुछ इंसेक्ट्स प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, कुछ बर्ड्स इंसेक्ट पे डिपेंडेंट हैं। सो ये सारे इंटरडिपेंडेंट हैं अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, राइट। और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन सारी चीजों पर भी डिपेंडेंट हैं। एयर भी चाहिए भाई, वाटर भी चाहिए, सॉइल भी चाहिए, टेम्परेचर भी कंजीनियल होना चाहिए, मतलब कि टेम्परेचर भी ऐसा होना चाहिए जिसमें आप सरवाइव कर सकें, राइट। ये सारी चीजें भी हमें चाहिए सरवाइव करने के लिए। तो इस सिस्टम को जो है, जहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पे भी डिपेंड करते हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स पे भी डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, इसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या हुआ,
एक सिस्टम विच इज फॉर्म्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरमेंट, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में भी इंटरैक्ट करते हैं और अपने एनवायरमेंट के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, और ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम कुछ भी हो सकता है, डेजर्ट इकोसिस्टम हो सकता है, माउंटेन इकोसिस्टम हो सकता है, लेक, रिवर, ओशियन, स्मॉल पॉन्ड, लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, कुछ भी इकोसिस्टम हो सकता है। चलिए एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए तो एग्जाम्पल लेते हैं एक पॉन्ड इकोसिस्टम का। इस इकोसिस्टम में हमारे पास लिविंग कंपोनेंट्स भी हैं, जैसे डक है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, प्लांट्स है, और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी हैं, जैसे वाटर है, सॉइल है, एयर है, ऑलराइट। और ये सब एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए। इन सबको जरूरत है वाटर की, एयर की, सॉइल की, राइट। और इन सबको एक दूसरे की भी जरूरत है, जैसे कि एनिमल्स को जरूरत है प्लांट्स की अपने फूड के लिए, प्लांट्स को जरूरत है सनलाइट की अपने फूड के लिए, बर्ड्स को जरूरत है छोटे छोटे इंसेक्ट्स की और प्लांट्स की अपने फूड के लिए, ऑलराइट। तो आप समझ गए कि इकोसिस्टम क्या हुआ, एक ऐसा सिस्टम जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो हैं, या फिर आप ये कहिए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और अपने एनवायरनमेंट से भी इंटरैक्ट करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, और वो हो गया इकोसिस्टम। एक और एग्जाम्पल देखते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम का। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हमारे पास बहुत सारे ट्रीज होते हैं, ग्रास होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, और सॉइल है, वाटर है, एयर है, राइट। इन सब को सॉइल की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, एयर की जरूरत है, और एक दूसरे की भी जरूरत है। कोई प्लांट जो है, कोई एनिमल्स ऐसे हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, कोई एनिमल्स ऐसे हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। ये हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। इसी से हमें मिलती है एयर जो हम लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, वाटर जो हम पीते हैं, फूड जो हम खाते हैं, क्लोथ्स जो हम पहनते हैं, और लैंड जिस पर हम रहते हैं। एवरीथिंग, हर वो चीज जिसकी आपको जरूरत है, हमें हमारे एनवायरनमेंट से मिल रही है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी रखें, राइट। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स आर चेंजिंग एनवायरनमेंट। पुराने जमाने के लोग, अर्ली ह्यूमंस, बहुत ही सिंपल जिंदगी जीते थे और उनकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो नेचर से ही फुलफिल हो जाती थी। उन्होंने उस टाइम नेचर को कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, नीड्स ग्रीव, डिमांड्स बढ़ती गई, पॉपुलेशन बढ़ती गई, ह्यूमंस ने क्रॉप्स लगानी सीखी, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीखा और एक सेटल्ड लाइफ शुरू कर दी। धीरे धीरे सरप्लस फूड प्रोड्यूस हुआ, ट्रेड होने लगा, कॉमर्स होने लगा, और बार्टर सिस्टम का से उस टाइम ट्रेड होता था। बार्टर सिस्टम यानी कि जैसे आज आपको कोई चीज खरीदनी हो तो आप क्या करेंगे, आप करेंसी देंगे, है ना, 10 रुपीज देंगे एंड यू विल बाय योर फेवरेट चिप्स, राइट, 10 रुपीज में। लेकिन उस टाइम पर करेंसी नहीं होती थी, तो बार्टर सिस्टम होता था, यानी कि आप एक चीज के बदले में दूसरी चीज देते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टोमेटोज चाहिए, टमाटर चाहिए, तो आप उसके बदले में कुछ और दे दीजिए जो आपके पास है, आलू दे दीजिए, राइट। ऐसे एक्सचेंज होता था कॉमोडिटीज का, क्योंकि उस टाइम करेंसी नहीं थी, तो इसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। तो ये सारी चीजें हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई गई, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज बढ़ी, कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज बढ़ी, और इन सारी चीजों ने ह्यूमन लाइफ को बहुत हद तक चेंज कर दिया, पूरी तरह से रेवोल्यूशनाइज कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज हो गई, वो ये कि हमारा एनवायरनमेंट भी बहुत मॉडिफाई हो गया। हमने अपने एनवायरनमेंट को बहुत डिस्ट्रॉय कर दिया है, राइट। तो कोई अगर आपसे पूछे कि हमारा एनवायरनमेंट चेंज क्यों हो रहा है, तो उसका जवाब ये होगा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, ग्रोइंग अर्बनाइजेशन हो रही है, और टाउन्स बन रही हैं, शहर बस रहे हैं, सिटीज बन रही हैं, हमारी जो है नीड्स बढ़ती ही जा रही हैं, राइट। हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, हमें ज़्यादा स्कूल्स चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, इंडस्ट्रीज चाहिए, कार्स चाहिए, सबको कार्स चाहिए, रोड्स चाहिए, हाउसेस चाहिए,
बहुत सारे प्रोडक्ट्स चाहिए। ये सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लैंड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अपने वाटर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अपनी एयर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। प्लांट्स को, ट्रीज को, बड़े बड़े ट्रीज को काटा जा रहा है ताकि हम लैंड क्लियर कर सकें और वहां इंडस्ट्रीज बना सकें, स्कूल्स बना सकें, हॉस्पिटल्स बना सकें। कंस्ट्रक्शन वर्क से कितनी डस्ट रिलीज होती है आप सबको पता होगा। फैक्ट्रीज जो ज्यादा से ज्यादा बढ़ती ही जा रही हैं, उनसे कितना पोल्यूशन हो रहा है। हम अपने वाटर सिस्टम को भी डैमेज कर रहे हैं। हमारी वाटर बॉडीज में इतना पोल्यूशन हो गया है क्योंकि फैक्ट्रीज का वेस्ट डायरेक्टली वहां आ जाता है और बिना फिल्टर हुए, राइट। तो ये इस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को बहुत डैमेज कर रहे हैं, राइट। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं? कॉन्सिक्वेंसेस ये हो रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि हर साल गर्मी और बढ़ती जा रही है, राइट। प्लांट्स और एनिमल्स का लॉस हो रहा है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो पहले थे पर अब हमें देखने को नहीं मिलते हैं। बहुत सारे प्लांट्स के स्पीशीज ऐसे हैं जो पहले थे पर अब नहीं है। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट इतना चेंज हो रहा है कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं, राइट। क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डिजीजेस हो रही हैं लोगों को, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन इतना बढ़ गया है। फॉरेस्ट फायर हो रही है, फ्लड्स आ रहे हैं, ड्रॉट्स आ रहे हैं, इतने सारे नेचुरल हैजार्ड्स हो रहे हैं। ये सब हो रहे हैं क्योंकि हम अपने एनवायरनमेंट के साथ बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ऑलराइट, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो हैं अपने एनवायरनमेंट को सेव करें, उसे हेल्दी रखें और एक सस्टेनेबल बैलेंस बना के रखें डेवलपमेंट के बीच में और एनवायरनमेंट को हेल्दी रखने के बीच में, राइट। हमें डेवलपमेंट भी करनी है पर साथ ही साथ हमें एनवायरनमेंट को भी हेल्दी रखना है, राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है। ऑलराइट, तो इसके साथ खत्म हो गया हमारा चैप्टर एनवायरनमेंट। लेकिन आपको मेरे लिए 2 क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखने हैं और वो क्या हैं देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम कब मनाते हैं? और दूसरा क्वेश्चन है कि आप एज अ स्टूडेंट क्या कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी रखने के लिए। आप कोई भी पॉइंट बता सकते हैं, 1, 2 जो भी आप सोच सकते हैं कि आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट को हेल्दी रखने के लिए। ऑलराइट गाइस, तो इसके साथ खत्म हो गया हमारा चैप्टर 1 एनवायरनमेंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके डाउट जरूर क्लियर करूंगी। और हाँ, एजुकेटिंग यंग माइंड्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।